हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड टी पॉइंट। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किया था इंस्टॉलेशन ऑफ एडिटर एंड सेटअप ऑफ सी प्लस प्लस कंपाइलर। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, डेटा टाइप्स, कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स ऑफ सी प्लस प्लस। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस से। स्टूडेंट, जो सी प्लस प्लस है ये 1980s में डेवलप की गई थी AT&T बेल लेबोरेटरी ऑफ यूएसए में, और उसके जो डेवलपर हैं वो हैं बर्ने स्ट्राउस। इन्होंने ये आविष्कार किया था सी प्लस प्लस का। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस जो है वो कोई नई लैंग्वेज नहीं है, ये सी का ही एडवांस वर्जन है। सी विद क्लासेस को ही सी प्लस प्लस कहा जाता है। सी जो है वो स्ट्रक्चर बेस्ड प्रोग्रामिंग है, उसमें ही बर्ने स्ट्राउस ने ऊप्स के कॉन्सेप्ट को ऐड कर दिया, जो आगे चल के सी प्लस प्लस के नाम से फेमस हुई। तो सी विद क्लासेस इज नोन एज सी प्लस प्लस। तो जो इसमें इंक्रीमेंट किया गया उसको हम ऊप्स कहते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो सी प्लस प्लस का एडवांस टॉपिक है। सी प्लस प्लस में हम स्टार्ट करेंगे कोर से और फिर ऊप्स को धीरे धीरे समझेंगे। चलिए, इतना हिस्ट्री काफी है। अब आगे का टॉपिक देखते हैं, कीवर्ड्स। स्टूडेंट्स, कीवर्ड जो है वो आपको हेल्प करता है प्रोग्राम को डेवलप करने में। जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले उसके कीवर्ड्स समझे जाते हैं। जैसे कि आपने इंग्लिश लैंग्वेज को पहले सीखा तो आपने ABCD को समझा, जो उसके कीवर्ड्स हैं। इसी तरह से आपने हिंदी लैंग्वेज में का खा गए और ANR सीखा, जिससे हिंदी आपको समझ में आई। इसी तरह से सी प्लस प्लस में भी कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को डेवलप करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कीवर्ड जो हैं वो एक रिजर्व वर्ड्स होते हैं दैट हैव स्पेशल प्री डिफाइंड मीनिंग टू द कंपाइलर। ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं और इनका जो कुछ स्पेशल मीनिंग है जो ऑलरेडी कंपाइलर को एक्सप्लेन है। आप उस मीनिंग को चेंज नहीं कर सकते, आप उस मीनिंग को हटाकर नया मीनिंग वहां पर रिप्लेस नहीं कर सकते। आप कीवर्ड को एज ए प्रोग्राम में वेरिएबल नेम, एज ए फंक्शन नेम और एनी अदर आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ये रिजर्व हैं, इनको आप यूज नहीं करेंगे। ये जिस चीज के लिए लिखे गए हैं ये उसी टास्क को ही परफॉर्म करेंगे। क्लियर है? कुछ कीवर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सामने पूरी लिस्टिंग है कीवर्ड्स की। कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। वैसे तो हम ये सारे कीवर्ड्स कवर करेंगे, लेकिन कुछ कीवर्ड्स हैं जो हम फर्स्ट डे से यूज करेंगे। जैसे कि कुछ कीवर्ड्स जो हमारे डेटा टाइप्स में यूज होते हैं, जो फर्स्ट डे से हम यूज करेंगे सी प्लस प्लस में, वो है जैसे कि आपका इंट है, आपका फ्लोट है, कैरेक्टर है, डबल है और आपका लॉन्ग है। ये आपके डेटा टाइप्स के लिए यूज किए गए कीवर्ड्स हैं। तो सबसे पहले हम जो डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे वो इन कीवर्ड्स की हेल्प से ही डेटा टाइप्स को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डेटा टाइप्स जो हैं वो यूज किए जाते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कि किस टाइप की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की जाए। क्लियर है? जैसे a data type specifies the type of data that a variable can store, such as integer, floating, character values. तो डेटा टाइप्स ये एक्सप्लेन करता है कि वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू को स्टोर किया जाए। देखिए, इस तरह समझिए कि आपके पास एक वैल्यू है 26, ठीक, ये एक हमारी इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह से आपके पास एक वैल्यू है 5.6, ये हमारी डेसिमल वैल्यू है। इसी तरह से हमारे पास एक कैरेक्टर वैल्यू है, या हमारे पास कोई सिंबल है, कैरेक्टर वैल्यू W। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चाहे वो सी हो या C++ हो या जावा हो, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। ठीक है? तो 26 हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, 5.6 हमारी डेसिमल वैल्यू है और W हमारी एक कैरेक्टर वैल्यू है। तो इस वैल्यू को प्रोग्राम में यूज करने के लिए आपको ये किसी वेरिएबल में स्टोर करानी है। उस वेरिएबल का क्या टाइप होगा ये डेटा टाइप एक्सप्लेन करता है।
इसलिए कहा जाता है डेटा टाइप स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू विल बी स्टोर्ड इनटू ए वेरिएबल। क्लियर है? अब जैसे आपने 26 स्टोर करनी है वेरिएबल ए में, तो ए का आपको टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा। आपने डिक्लेयर करा इंट, तो स्टूडेंट इंट एक डेटा टाइप है जो एक रिजर्व कीवर्ड है, जो मैंने अभी आपको बताया। इंट एक रिजर्व कीवर्ड है जो डेटा टाइप के लिए रखा गया है। ए वेरिएबल है। वेरिएबल स्टूडेंट एक तरह का कंटेनर होता है जिसमें आप वैल्यू स्टोर करते हैं। जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेके चलते हैं, जिस तरह से आप किचन में बॉक्सेस रखते हैं, कंटेनर्स, हर कंटेनर की अपनी एक वैल्यू होती है। जैसे कि बॉक्स नंबर 1 में आपने चीनी रख रखी है, बॉक्स नंबर 2 में आपने चाय की पत्ती रख रखी है, बॉक्स नंबर 3 में आपने सॉल्ट रख रखा है, नमक रख रखा है। तो हर बॉक्स में एक अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, एक अलग अलग चीजें रखी हैं। तो बॉक्स को आप वेरिएबल समझिए, जो उसमें आपने रख रखा है वो एक वैल्यू है। ठीक, उस बॉक्स के ऊपर आपने लिख दिया नमक, चीनी, ये उसका लेबल है, यानी कि वेरिएबल है। तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें आपने वैल्यू रखी है। वो वैल्यू किस टाइप की होगी वो डेटा टाइप एक्सप्लेन करेगा कि किस टाइप की वैल्यू उस वेरिएबल में रखी जाएगी। और डेटा टाइप एक रिजर्व कीवर्ड है। तो देखिए तीनों चीज एक साथ एक्सप्लेन हो गई। इंट क्या है हमारा? आप कहेंगे सर ये एक डेटा टाइप है। क्लियर है? ओके। ए क्या है हमारा? एक वेरिएबल है, 26 वैल्यू है। और ये जो डेटा टाइप है इंट, ये एक रिजर्व कीवर्ड है जो डेटा टाइप के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इसी तरह आपको 5.6 स्टोर कराना है। तो आपने एक वेरिएबल बी लिया और इसके आगे लिखा फ्लोट। तो फ्लोट क्या है? एक डेटा टाइप, और फ्लोट एक रिजर्व कीवर्ड भी है, ठीक है, जो डेटा टाइप के लिए यूज किया गया है, डेसिमल। इस तरह से आपने एक वेरिएबल लिया सी जिसमें आपने डब्ल्यू स्टोर किया है। तो सी का जो टाइप है वो है कैर, कैरेक्टर डेटा टाइप, और ये एक रिजर्व कीवर्ड है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स रिजर्व वर्ड्स हैं जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग में यूज करेंगे तरह तरह की स्टेटमेंट्स को डिक्लेयर करने। समझ में आ गया आपको? चलिए, अब स्टूडेंट्स डेटा टाइप्स आपने जो C++ में यूज होते हैं वो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो कंपाइलर के साथ बिल्ट हैं, यानी कि आप कह सकते हैं इनबिल्ट डेटा टाइप्स। फंडामेंटल डेटा टाइप्स जो कंपाइलर के साथ ही बंडल्ड है, उनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। जैसे कि शॉर्ट, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लॉट, लॉन्ग, डबल, ये सारे आपके प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ठीक, दूसरी कैटेगरी आती है आपकी ड्राइव डेटा टाइप की। ड्राइव डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जो दूसरे की हेल्प से डिजाइन किए जाते हैं। जैसे एरे एक ड्राइव डेटा टाइप है। तो एरे को डिजाइन करने के लिए आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प लेनी पड़ेगी। एक एग्जांपल देखिए, एरे का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। जो सिमिलर डेटा टाइप का ग्रुप होता है उसको हम एरे कहते हैं, ग्रुप ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। तो आपने एक वेरिएबल लिया ए, और आप चाहते हैं कि ये जो ए है ये अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करे इंटीजर टाइप। तो हम इस ए की एक एरे बना लेंगे। तो उसका सिंटेक्स इस तरह से, आप इसके आगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट लगाइए, ठीक है। इसके अंदर आप इसकी कैपेसिटी रखिए, मतलब इस ए के अंदर आप कितनी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं वो साइज रखिए। आपने रखा 5। तो उसका मतलब ये हुआ कि आप ए के अंदर 5 वैल्यूज रख सकते हैं। अब वो किस टाइप की वैल्यू है ये एक्सप्लेन करेगा डेटा टाइप। तो आपने इसके आगे लिख दिया इंट। तो उसका मतलब ये हो गया कि इस ए के अंदर आप 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए इंट मेरा प्रिमिटिव डेटा टाइप है जिसकी हेल्प से आपने एरे डिक्लेयर करी, इसलिए इसको कहा जाता है ड्राइव डेटा टाइप, जो दूसरों की हेल्प से या दूसरों में से निकाल कर बनाई जाती है। क्लियर है? आगे हम इसको डीप में स्टडी करेंगे। एरे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। एन्यूमरेशन डेटा टाइप, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ई नम कहते हैं। ई नम स्टूडेंट
ये एक स्पेशल डेटा टाइप है। इसका यूज किया जाता है नेम विद नंबर, यानी किसी नेम को आप नंबर से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जैसे कि या नेम विद नंबर या नंबर विद नेम आप इसे कह सकते हैं। जैसे डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट का एक कोड भी होता है। जैसे आपने कहा डिपार्टमेंट सेल्स, उसका कोड है 101। या आजकल आपने देखा हो कि कलर कोड ना, आप किसी कलर लैब में गए जहाँ पर आपको कलर देखने, जैसे एशियन की है, आपकी बर्जर की लैब है, कलर लैब है, तो उसमें ना आपके कलर कोड होते हैं रेड, उसके भी 4-5 कोड है। तो नेम विद नंबर, इस तरह का अगर कोई डेटा टाइप आप चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं ई नम का। जैसे मंडे तो डे 1 हो गया, ट्यूसडे डे 2 हो गया। अगर आपसे कोई पूछे थर्ड डे ऑफ ए वीक तो आप कहेंगे वेडनेसडे। तो 3 जो है वेडनेसडे को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो नेम विद नंबर, इस तरह के डेटा टाइप को हम डिक्लेयर कर सकते हैं ई नम की हेल्प से। क्लियर? आगे चलकर हम इसको भी एक्सप्लेन करेंगे। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप वो डेटा टाइप होता है जिसकी हेल्प से आप यानी प्रोग्रामर अपनी मर्जी का कोई डेटा टाइप डिक्लेयर कर सकता है। देखिए प्रिमिटिव डेटा टाइप्स तो उसको मिल रहे हैं जो काउंटिंग में है, शॉर्ट है, इंट है, फ्लोट है, डबल है, लॉन्ग है, कैरेक्टर है। इसके अलावा कोई ऐसी वैल्यू है जो आप के पास किसी प्रिमिटिव डेटा टाइप में स्टोर नहीं हो पा रही, तो आप खुद का डेटा टाइप डिजाइन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की हेल्प लेते हैं, जो हमारे पास स्ट्रक्चर की हेल्प से डिक्लेयर किया जा सकता है, यूनियन की हेल्प से डिक्लेयर किया जा सकता है, और क्लास की हेल्प से डिक्लेयर किया जा सकता है। तो ये दोनों जो कीवर्ड है, ये रिजर्व कीवर्ड है जिनकी हेल्प से आप यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का मतलब हो गया ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। ग्रुप ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स, उसको हम कहते हैं यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। ठीक है, चलिए फिर आता है वॉइड डेटा टाइप। इसे जेनेरिक भी कहते हैं। वॉइड, जिस डेटा टाइप का कोई टाइप ना हो, एक ऐसा वेरिएबल जिसका कोई टाइप नहीं है, तो आप उसमें किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर। ये एक जेनेरिक डेटा टाइप होता है, रन टाइम पे इसका यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के। इसको भी हम आगे चल के डीप में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हैं आपके डेटा टाइप्स जिनका यूज किया जाता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए कि वेरिएबल अपने अंदर किस टाइप की वैल्यू को स्टोर करे। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं स्टूडेंट्स वेरिएबल्स। वेरिएबल्स जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि एक कंटेनर है, ठीक है, और थोड़ा अगर इसको डीप में लेके जाएं तो वेरिएबल एक मेमोरी लोकेशन का नाम है। देखिए इसको इस तरह समझिए, ये आपकी मेमोरी है, रैम है ये आपकी, ठीक है। आपने यहां पर एक वैल्यू रखी 15। अब ये 15 इस रैम के अंदर कहीं जाके स्टोर होगा, यहां पे स्टोर होगा। तो ये जो ब्लॉक आपको देख रहे हैं, ये एक एड्रेस है, मेमोरी एड्रेस है, जो हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है। और हेक्साडेसिमल वैल्यू जो है उसको याद रखना ह्यूमन बीइंग के लिए एक टिपिकल टास्क है। हम हेक्साडेसिमल वैल्यू ज्यादा याद नहीं कर सकते। हम नंबर ऑफ वेरिएबल्स प्रोग्राम में डिक्लेयर करते हैं, तो कब तक हम हेक्साडेसिमल वैल्यू को याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम क्या करते हैं, इस प्लेस को एक वेरिएबल के नेम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। समझ में आ गया? मान के चलिए ये जो प्लेस है ये एक मेमोरी एड्रेस है जो एक हेक्साडेसिमल वैल्यू हो। इस प्लेस को हम नाम दे देते हैं ए, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ए जो है वो एलियास है किसी मेमोरी लोकेशन का। समझ में आ गया? इस लोकेशन पर 15 स्टोर है। तो जब आपने 15 को ए में स्टोर करा है तो उसका मतलब ये हो गया, और ए जो है उस लोकेशन का नाम है, तो 15 इस लोकेशन पर है। तो इस ए को हम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। तो उसका यूज किया जाता है वैल्यू को स्टोर करने के लिए, जिससे कि बाद में फ्यूचर में आप इसको इजीली गेट कर सके विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल is a name of the memory location. It is used to store data. Its value can be changed and it can be reused many times in a program.
यानी कि वेरिएबल एक कंटेनर है जिसकी वैल्यू आप जब चाहें प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं और जितनी चाहे उतनी बार उस वेरिएबल को जगह जगह आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के दो टाइप होते हैं, एक तो वेरिएबल, एक कांस्टेंट वेरिएबल। कांस्टेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसमें वैल्यू स्टोर एक बार की जाती है, फिर वो वैल्यू चेंज नहीं होती, कांस्टेंट हो जाएगी। फिर अगर आप उसमें चेंजेस करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइल टाइम पर और रन टाइम पर आपको एरर आ जाएगी। ठीक है, देखिए, कांस्टेंट वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल हुज वैल्यूज कैन नॉट बी चेंज्ड, यानी फिक्स हो गई। ठीक, अब देखिए, आप ए वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें आपने वैल्यू रखी 15, फिर आपने उसको प्रिंट करा, तो प्रिंट कराने के लिए यहाँ पर सी आउट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। अभी आपको एक्सप्लेन करेंगे। इस तरह से ए ए प्रिंट हो गया, फिर आपने लिखा ए बराबर 12, फिर आपने लिखा सी आउट, फिर ए प्रिंट कराया, फिर आपने लिखा ए बराबर 10, फिर आपने लिखा सी आउट, फिर ए प्रिंट कराया। तो यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 15 मिलेगी, यहाँ पर ए की वैल्यू आपको 12 मिलेगी और यहाँ पर ए की वैल्यू 10 मिलेगी। क्योंकि ये वेरिएबल है, मल्टीपल टाइम्स आप उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं अलग अलग वैल्यू से और मल्टीपल टाइम्स उसको यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में, कहीं भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब विद इन द स्कोप, जिस स्कोप पे है उसी स्कोप में उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर दूं, कॉन्स्ट, कॉन्स्टेंट, ये कीवर्ड है स्टूडेंट। ठीक, अगर मैं इसके आगे कॉन्स्ट लिख दूं, CONST, कॉन्स्ट, तो ये कॉन्स्टेंट वेरिएबल हो गया। अब अगर आप ये डिक्लेरेशन इसके साथ करेंगे तो ये एरर देगा, क्योंकि कांस्टेंट वेरिएबल केवल एक बार ही इनिशियलाइज होता है। ठीक है, फिर वो दोबारा इनिशियलाइज नहीं होगा। जैसे आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें आपको पाई की वैल्यू का यूज करना है, तो आप पाई, तो आप इसको इस तरह से लिखिएगा, कांस्टेंट फ्लॉट p इक्वल टू 3.14। तो अब ये p जो वेरिएबल है ये कांस्टेंट हो गया, एक बार आपने इसको इनिशियलाइज कर दिया, बस अब इसके बाद ये दोबारा से इनिशियलाइज नहीं होगा। अब आप इस प्रोग्राम में इसको कहीं भी यूज करें लेकिन इसमें चेंजेस नहीं होंगे, उसे हम कहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। और कांस्टेंट वेरिएबल एक रिजर्व कीवर्ड है, ये देखिए, कांस्ट। ठीक है, तो कीवर्ड्स की हेल्प से ही प्रोग्राम लिखे जाते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं कि जो स्टेटमेंट है इसका क्या मीनिंग होगा। तो वेरिएबल्स समझ में आएगी डेफिनेशन आपको। अब इसके कुछ रूल्स हैं जो आपको याद रखना वेरिएबल्स को लेकर। पहला, कि जो वेरिएबल नेम है वो किसी रिजर्व कीवर्ड पे नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप कहें कि मैं वेरिएबल का नाम इंट रख लूं, नहीं, ये गलत है, क्योंकि इंट ऑलरेडी रिजर्व कीवर्ड है, पहला पॉइंट। दूसरा, वेरिएबल का जो नाम है वो हमेशा स्टार्ट होना चाहिए अल्फाबेट से या अंडरस्कोर से। कैरेक्टर वैल्यू होनी चाहिए या अंडरस्कोर, ये दोनों अलाउड है। कभी भी वेरिएबल का नाम स्पेशल सिंबल जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई इससे नहीं हो सकता, नंबर से 1 2 3 से नहीं हो सकता, केवल अल्फाबेट और अंडरस्कोर से हो सकता है। वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस अलाउड नहीं है, कोई सिंबल भी अलाउड नहीं है, केवल अंडरस्कोर अलाउड है। ठीक है, जैसे ए वेरिएबल कैन हैव अल्फाबेट्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अब अल्फाबेट्स जो है वो इस तरह से, जैसे आपने कहा वेरिएबल नेम रखना है ए इक्वल टू 15, टिक लगा दे, जिसके आगे मैं टिक लगा देता हूँ समझना वो सिंटेक्स सही है, ये सिंटेक्स सही है। आपने कहा डिजिट का यूज कर सकता हूँ, डिजिट का यूज हो सकता है लेकिन शुरुआत में नहीं होगा, मिडिल में और लास्ट में हो सकता है। जैसे एग्जांपल, आपने कहा सर A1 इक्वल टू 10, यस ये सही है, A1 हो सकता है। आपने कहा सर 1B इक्वल टू 15, नहीं, ये नहीं हो सकता। ठीक है, यहां देखिएगा, नंबर्स लास्ट में यूज हो सकता है, मिडिल में हो सकता है, लेकिन शुरुआत में नहीं हो सकता। इसी तरह आपने कहा अंडरस्कोर A इक्वल टू 5, ये सही है। A अंडरस्कोर B अंडरस्कोर इक्वल टू 10, ये भी सही है, ये अंडरस्कोर है स्टूडेंट, ये भी सही। तो अंडरस्कोर अलाउड है,
बिगिनिंग में भी हो सकता है, मिडिल में भी हो सकता है, लास्ट में भी हो सकता है। नंबर स्टार्टिंग में नहीं होगा, मिड में हो सकता है, लास्ट में हो सकता है। इसके अलावा कोई और सिंबल अंडरस्कोर के अलावा यूज नहीं होगा। वेरिएबल नेम के बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। जैसे आपने कहा मैं वेरिएबल नेम रखना चाहता हूँ ग्रॉस सैलरी, तो आपने लिखा ग्रॉस, फिर स्पेस छोड़कर आपने लिखा सैलरी। ये गलत है, ये सिंटेक्स गलत है। आपको अगर दो आपके वेरिएबल के नेम दो वर्ड्स के हैं तो या तो आप इनके बीच में अंडरस्कोर लगा दीजिए तो ये अलाउड हो जाएगा, या दोनों को मिला के लिख दीजिए। इस तरह से लिख दीजिए ग्रॉस सैलरी, ये भी अलाउड, लेकिन स्पेस अलाउड। A variable name can start with alphabet and underscore only. It cannot be start with digit. A variable name must not be reserved keyword, that is integer character float. इसके नाम पर नहीं हो सकता। No white space is allowed within the variable name. बीच में स्पेस अलाउड नहीं होगा, कॉमा भी नहीं होगा। ठीक है, आप कॉमा भी नहीं रख सकते। तो ये वेरिएबल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। और डेफिनेशन क्या है कि वेरिएबल इज ए नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, इट इज यूज्ड टू स्टोर डेटा। क्लियर है? चलिए अब आते हैं इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स। मेन चीज यही है कि हम प्रोग्राम को डेवलप करेंगे तो उसमें हमें कुछ इनपुट भी चाहिए होगा जिसको हमें प्रोसेस करना है। फिर जो प्रोसेस होके आउट को रिजल्ट देगा आउटपुट, उसको आपको कंसोल पर स्क्रीन पर प्रिंट भी कराना है। तो आपको यहाँ पर इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स की जरूरत होगी। तो स्टूडेंट सी प्लस प्लस में जो इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट्स हैं ये आपको OS स्ट्रीम से मिलेगा सी आउट नाम से एक ऑब्जेक्ट, जिसका यूज किया जाता है कंसोल पर आउटपुट को डिस्प्ले कराने के लिए। एक है आई स्ट्रीम क्लास, जिससे मिलेगा आपको सी इन ऑब्जेक्ट, जिसकी हेल्प से आप रन टाइम पर यूजर से इनपुट ले सकते। क्लियर? चलिए अब सी आउट को जो सिंटेक्स है वो इस तरह से है, सी आउट, सी स्मॉल लेटर में है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, याद रखिएगा। और फिर इस तरह से आप लेस देन का सिंबल लगाएंगे 2 बार। स्टूडेंट इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर। ठीक है, सी आउट, फिर ये 2 सिंबल लगाने हैं लेस देन के, और फिर इसके आगे जो भी आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है या किसी वेरिएबल को प्रिंट कराना है तो आप उसको, अगर आपको स्टेटमेंट प्रिंट करानी है तो आप जैसे आपने इसके आगे लिख दिया हेलो, तो ये स्क्रीन पर हेलो प्रिंट करा देगा। कोई वेरिएबल आपको प्रिंट कराना है तो आपको ऐसे लिखना है सी आउट वेरिएबल नेम, जैसे आपने लिख दिया जेड, तो जेड वेरिएबल की जो वैल्यू होगी वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी। तो ये है सी आउट। क्लियर है? और ये आपको ध्यान रखना है OS स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक, चलिए दूसरा, अगर आपको इनपुट लेना है यूजर से तो आपको लिखना है सी इन, और ये एक्सट्रैक्शन ऑब्जेक्ट लगा। ठीक है, ग्रेटर देन के 2 बार सिंबल एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर बोलते हैं। वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, जैसे आपके वेरिएबल का नाम है ए, तो रन टाइम पर आप ए में यूजर से वैल्यू इनपुट करा सकते हैं। अब ए में किस टाइप की वैल्यू इनपुट करानी है ये इसका डेटा टाइप डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, जैसे कि ए को हमने इंट ए डिक्लेयर कर दिया, तब रन टाइम पर जो ए में वैल्यू रखी जाएगी वो इंटीजर टाइप होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए एक सैंपल प्रोग्राम भी आपको लिख के दिखा। स्टूडेंट सबसे पहले आपको ये हैश लगाना है। स्टूडेंट इसको प्री प्रोसेसर बोलते हैं। प्री प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम को कंपाइल होने से पहले प्री प्रोसेस करता है। प्री प्रोसेस का मतलब है कि आपने अपने प्रोग्राम में जो लाइब्रेरी के फंक्शंस या क्लासेस या ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो एक्सपेंड होंगे। ठीक है, तो प्री प्रोसेसर का काम है कि लाइब्रेरी को एक्सपेंड करके आपके प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर। तो हम लिखेंगे प्री प्रोसेसर हैश, इसके बाद लिखेंगे आप इंक्लूड, और फिर इसके बाद लिखेंगे आईओ स्ट्रीम। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। इस तरह से आपको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखनी है। फिर इसके बाद आपको लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std।
ये एक डिक्लेरेटिव स्टेटमेंट है जिसकी जो आपको हेल्प करती है, स्पेस प्रोवाइड करती है वेरिएबल्स को, आइडेंटिफायर्स को, यूजर आइडेंटिफाइड डेटा टाइप्स को यूनिकली डिक्लेयर कर, ये स्पेस प्रोवाइड कर। इसके बाद आपको लिखना है इंट मेन। मेन एक प्रीडिफाइंड फंक्शंस है जिसकी सिग्नेचर पहले से ही कंपाइलर को डिक्लेयर्ड है। आपको उसको उसी सिंटेक्स के हिसाब से लिखना है और कंपाइलर मेन फंक्शन से ही प्रोग्राम को स्टार्ट करता, मतलब आपके प्रोग्राम को जो रीड करेगा ना, तो मेन से ही रीड करना शुरू करेगा। मतलब एक पॉइंट है जहां से कंपाइलर को पता है कि मुझे प्रोग्राम यहां से रीड करना शुरू करना है। ठीक, तो इंट मेन ये इसका सिग्नेचर है, मेन फंक्शन का नाम है और जो इंट है ये इसकी रिटर्न टाइप है। अब रिटर्न टाइप क्या है स्टूडेंट? जब ये मेन फंक्शन प्रोसेस को पूरा कंप्लीट कर लेगा विदाउट एनी एरर, तो इस सिस्टम को रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 ये एक्सप्लेन कर दिया कि ये प्रोग्राम जो है विदाउट एनी एरर प्रोसेस हो गया है। ठीक है, अब इस मेन के अंदर आपको इनपुट और आउटपुट स्टेटमेंट लिखने। मान के चलिए इस प्रोग्राम में मुझे यूजर से 2 वैल्यू इंटीजर टाइप इनपुट लेनी है और फिर उसका सम करना है, ये प्रोग्राम है। तो सिग्नेचर स्टूडेंट ये जो है ये आपके C++ के हर प्रोग्राम का ये सिग्नेचर ऐसे ही होने वाला। बिल्कुल, ये तो सिग्नेचर आप याद कर। ठीक है, अब आप यहां पर सबसे पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, यहां पर इंटीजर टाइप A, B और C। ठीक है, बाकी का कोड यहां देख लीजिए। सबसे पहले आप A में इनपुट लेंगे। ठीक, तो आपको इस तरह से लिखना है। सबसे पहले आप लिखिए सी आउट और इसमें लिखिए एंटर A, जिससे कि स्क्रीन पर यूजर को पता चल जाए कि उसे क्या इनपुट करना है। तो ये आपकी एक स्टेटमेंट है जो गाइड करेगी क्लाइंट को कि आपको A इनपुट करना है। फिर लिखिए सी इन और A लिख दीजिए। सेमीकोलन जो है वो टर्मिनेटर का काम करता है। जिस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किसी स्टेटमेंट को अगर आपको कंप्लीट करना है तो आप सेमीकोलन लगाएं। जैसे इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाते हैं, हिंदी में पूर्ण विराम लगाते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सेमीकोलन लगाते हैं स्टेटमेंट को कंप्लीट। फिर दोबारा लिखिए सी आउट एंटर बी, फिर लिखिए सी इन बी। लीजिए ये 2 वैल्यू इनपुट हो गई ए और बी। फिर लिखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये आपने प्रोसेस किया। अब जो रिजल्ट है वो आपके पास सी में है, तो उसके लिखिए सी आउट सी। लीजिए ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम है जिसमें हमने वेरिएबल्स का यूज करा है ए बी सी, डेटा टाइप का यूज करा है इंट, और जो रिजर्व कीवर्ड है वो है आपका इंट, आपका रिजर्व कीवर्ड है, रिटर्न आपका रिजर्व कीवर्ड है। ओके, चलिए इसमें आपने लाइब्रेरी का यूज करा है जिससे आपको फंक्शंस मिले हैं, ऑब्जेक्ट्स मिले हैं सी आउट, और ये इंसर्शन ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑब्जेक्ट और इंसर्शन ऑब्जेक्ट। क्लियर है, ये आपकी एक कंप्लीट प्रोग्राम है, 2 जो वेरिएबल्स का सम करके आपको देने वाला है। चलिए इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं। ये आपका विजुअल स्टूडियो कोड है जो कल हमने इंस्टॉल करना सीखा था। ये सैंपल प्रोग्राम भी हमने कल डेवलप किया था। प्रोग्राम ये ऐसे ही रहने वाला है, बस इसमें आपको लिखना है इंटीजर ए बी और सी। क्लियर है, इसके बाद लिखिए सी आउट और इसमें लिखिए एंटर ए। फिर इसके बाद लिखिए यहां पर सी इन ए, फिर लिखिए सी आउट एंटर बी, फिर लिखिए सी इन बी। अब लिखिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और फिर लिखिए सी आउट और ये सी को फिर लीजिए। क्लियर है, अब ये पूरा कंप्लीट एक प्रोग्राम है। सेव करिए और इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। चलिए
ये प्रोग्राम मैंने रन किया, एंटर ए, ये सी आउट की में जो आपने लिखा है यहाँ पर एंटर ए, उसकी वजह से आ रहा है। अब आप वैल्यू रखना है 12, ये सी इन की वजह से आ रहा है, और ये जब वैल्यू आप इनपुट करने के बाद एंटर करेंगे तो ये वैल्यू ए में स्टोर होगी। फिर दोबारा से स्टेप बाय स्टेप एंटर बी, अब आप वैल्यू रख रहे हैं 23, ये बी में स्टोर हो जाएगी, और इन दोनों का जो सम है वो अब सामने आ गया 35। क्लियर है? तो सी आउट सी इन की हेल्प से आपने इनपुट लिया और उसका सम किया। अब ये 35 आया है, अब ये हम चाहते हैं और मीनिंगफुल हो, हमें नहीं पता चल पा रहा है कि 35 आया कैसे। तो आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसके आगे एक इंसर्शन ऑपरेटर और लगेगी, और उसके अंदर डबल इन्वर्टिस में लिख लीजिए ऐड इक्वल टू, इन्वर्टिस कॉमर्स क्लोज कर दी। अब इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जब स्क्रीन पर जो आउटपुट प्रिंट होगा तो उस आउटपुट के आगे लिखा आएगा कि आउटपुट जो आया है वो क्या है। देखिए इस तरह से प्रोग्राम को सेव करके एक बार रन करिए। अब आपने यहाँ पर इनपुट किया 45 एंड 12, देखिए ऐड इक्वल टू 57, तो ये और मीनिंगफुल है, पता चल रहा है कि 57 ऐड होके आया है। क्लियर है? चलिए, आपको मैंने बताया था कि वेरिएबल का आप रीयूज कर सकते हैं प्रोग्राम, जैसे अभी हमने सी के अंदर प्लस ऑपरेटर का यूज देखा। अब आप लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, तब देखिए सी को मैंने रीयूज करा है, अब मैं उसको माइनस में लेके आया, यहाँ लिखा मैंने सी आउट और यहाँ लिखा माइनस इक्वल टू सी। चलिए, तो पहले सी में प्लस, फिर दोबारा सी में माइनस आया, क्योंकि ये एक वेरिएबल है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेरिएबल होता तो ये अलाउड नहीं था। ठीक है, उसकी तो वैल्यू एक बार आपने डिक्लेयर करते समय जो रख दी वो फाइनल हो जाती है। अभी देखेंगे कांस्टेंट वेरिएबल का यूज क्या है। अब इस प्रोग्राम को अगर मैं रन करता हूं तो देखिएगा आउटपुट कैसे आएगा। आप देखेंगे कि आउटपुट जो ऐड और माइनस है वो आएगा, सही आएगा, लेकिन एक ही लाइन पर आएगा, 45 एंड 12। देखिए ऐड हो गया 45 प्लस 12 57, और 45 माइनस 12 इज 33, लेकिन आउटपुट एक ही लाइन पर है। आप चाहते हैं कि आउटपुट अलग अलग लाइन पे आए, तो इसके दो तरीके हैं आपके पास अलग अलग लाइन पर आने। पहला तरीका जो है वो है कि आप माइनस के आगे स्लैश एन लगाते हैं, बैकवर्ड स्लैश एन। ये एक प्री डिफाइंड रिजर्व टोकन है। इसका मतलब है कि माइनस जो है वो न्यू लाइन से आए। जैसे प्रैक्टिकली देखिए कि अब जो माइनस है वो ऐड की वाली लाइन में ना आके नेक्स्ट लाइन से आए। देखिए 45 एंड 12, ये देखिए ऐड फर्स्ट लाइन पर है, फिर स्लैश एन की वजह से माइनस नेक्स्ट लाइन पर आ गया। ठीक है, तो या तो आप स्लैश एन का यूज करें, स्लैश एन ध्यान से देख लीजिए, स्लैश एन बैकवर्ड स्लैश एन, या फिर एक तरीका और है, इस सी आउट में या इस वाले सी आउट में लास्ट में फिर इंसर्शन ऑपरेटर लगाइए और ई एंड डी एल लिख दीजिए, एंड लाइन, यानी कि ये ऐड वाली लाइन प्रिंट होने के बाद लाइन एंड हो जाए, तो लाइन एंड का मतलब है कि आप कंपाइलर नेक्स्ट लाइन से प्रिंट करना शुरू करें। तो ई एन डी एल का यूज कर सकते हैं या स्लैश एन का यूज कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। देखिए 56 और 34, ठीक है, ऐड और माइनस दोनों। क्लियर है? तो ये आपने वेरिएबल का यूज देखा कि वेरिएबल हमने यूज किया। अब अगर एक कांस्टेंट वेरिएबल रख लें, हम लिख दें CONST कॉन्स्ट, एक वेरिएबल लेते हैं हम जेड और उसको रख लेते हैं हम 12। चलो, अब इस आप कांस्टेंट वेरिएबल को अब यूज तो कर सकते हैं जेड को, लेकिन इसकी वैल्यू को दोबारा से इनिशियलाइज नहीं कर सकते, कोई दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। देखिए अब अगर मैं यहां पर सबसे लास्ट में सी आउट और यहां पे लिखता हूं स्लैश एन न्यू लाइन पर जेड इक्वल टू, और जेड को प्रिंट कराऊं तो जेड की वैल्यू आपके सामने प्रिंट होगी, आउटपुट भी आएगा 12। देखिए 45 और 12, ठीक है, तो जेड इक्वल टू 12 आपके सामने आ रहा है। आप यूज कर सकते हैं इसको, लेकिन आप चाहें तो इसमें मैं वैल्यू कोई नई असाइन कर दूं, वो नहीं हो सकता। जैसे आपने कहा कि मैं यहां पर करके देखना चाहता हूं कि जेड इक्वल टू 15, मैं ये करके देखना चाहता हूं, तो आप जेड में वैल्यू असाइन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर रेड लाइन आ गई है,
उसने मना कर दिया, एक्सप्रेशन मस्ट बी मॉडिफाइबल एल वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इसको आप एक बार रन करके देखिए। ये देखिए, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली वेरिएबल, यानी कि आप रीड ओनली मतलब आप इसको रीड तो कर सकते हो जेड को, लेकिन इसको दोबारा से राइट नहीं कर सकते। इसमें एरर आ गई आपके सामने, क्लियर है? तो ये आप कमेंट कर दीजिए आपको समझाने। तो सिंगल लाइन कमेंट, अगर आप किसी स्टेटमेंट को टेम्परेरी अपने प्रोग्राम में ब्लॉक करना चाहते हैं तो उसके आगे 2 फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, तो लाइन कमेंट हो जाती है। या कमेंट का हम यूज करते हैं प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने, जैसे जैसे ये लिखा है तो आप यहां लिख दीजिए, हियर वी आर टेकिंग इनपुट इन वेरिएबल p। तो ये मीनिंगफुल हो गई। अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर इस प्रोग्राम को पढ़ेगा तो उसको इजी हो जाएगा समझने के लिए। हियर वी आर टेकिंग इनपुट इन वेरिएबल ए, तो ये कमेंट है। कमेंट का यूज कर सकते हैं हम सिंगल लाइन के लिए। ठीक है, ये सिंगल लाइन कमेंट है। मल्टीपल लाइन कमेंट्स भी होती हैं, जैसे कि आप यहाँ प्रोग्राम में ऊपर मल्टी लाइन, तो उसमें लगाइएगा स्लैश स्टार और स्लैश स्टार स्लैश। ठीक है, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग, इसके बीच में आप मल्टीपल लाइंस एज ए कमेंट लिख सकते हैं, जैसे दिस प्रोग्राम विल थ्रो एडिशन एंड subtraction of 2 integer value। तो ये मल्टी लाइन कमेंट, ठीक है, इस तरह से आप यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में। अगर आपको कोई मल्टी लाइन कमेंट करनी है, तो जैसे आप चाहते हैं कि यहाँ से कमेंट मल्टी लाइन हो जाए, तो आपने देखिए यहाँ पे इस तरह से स्लैश स्टार, ठीक है, और जहां तक ले जाना है वहां पे स्टार स्लैश। अब ये लाइन वर्क नहीं करेगी, इतना कमेंट। ठीक है, जेड वाले को अब सिर्फ सीधा ये ए और बी की वैल्यू इनपुट लेगा और सीधा यहाँ पे लाके जेड को प्रिंट कराएगा। बीच की ये कमेंट, ये मल्टी लाइन कमेंट हो गई, ये सिंगल लाइन कमेंट है। प्रोग्राम को रन करके देखिए एक बार। ए और बी इनपुट होंगे लेकिन बाद में सीधा जेड प्रिंट हो, क्योंकि बीच का जो कोड है वो आपने कमेंट कर दिया है। क्लियर है? ब्लॉक हो गया फॉर द टाइम भी, जब आप हटाएंगे फिर ये स्टार्ट हो जाएगा एग्जीक्यूट कर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो में हमने कवर किया हिस्ट्री ऑफ सी, कीवर्ड्स, डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स एंड इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट इन सी। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में हम आपके साथ एक्सप्लेन करेंगे आपको ऑपरेटर्स, जिनका यूज हम प्रोग्रामिंग में किसी एक्सप्रेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। हम उस कमेंट्स को पढ़ेंगे और आपकी उस कमेंट्स का जवाब देंगे, उस पर वर्कआउट करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।